स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर देखिए हाजिर हैं क्लास 12th की फिजिक्स लेकर के। इसमें पहला चैप्टर जैसे कि आप जानते हैं चल रहा है हम लोगों का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड है और आज हम लोग उसका पार्ट 3 करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ पढ़ा था, उसके कई फॉर्मेट्स भी देखे। तो आपने देखा कि क्या सिंबल्स बनाए हमने और उन पर बेस्ड जो हमने वेक्टर फॉर्म बनाई उनके कई सारे फॉर्मेट्स बनाए। पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में भी बनाया, फुल वेक्टर की टर्म्स में भी बनाया और यूनिट वेक्टर की टर्म्स में भी हमने बनाया हुआ था। आप पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम लोग उससे आगे थोड़ा चलते हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा पुरानी चीज मैं रिवाइज कराना चाहूंगा। देखना चाहेंगे हम लोग कि अगर दो चार्जेस यहां पर हैं, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, या आज मैं दूसरा कुछ सिंबल ले लेता हूं इसको ले लेता हूं Q4 और इसको Q5 एंड लेट दिस बोथ आर द पॉजिटिव चार्जेस। इन दोनों को मिलाने वाली मैंने एक लाइन बना लिया। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि Q1 Q4 से Q5 तक जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन के मुताबिक उसका क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा। अगर मैं इस डायरेक्शन में रखता हूं तो इस डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या होगा, अगर मैं इस डायरेक्शन में रखता हूं तो इस डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या रहेगा। देख लेते हैं। आप सभी जानते हैं, आज मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूं कि इस डिस्प्लेसमेंट का सिंबल अगर Q4 से Q5 तक जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है, उसका मैग्नीट्यूड अगर R है और ये डायरेक्शन है तो क्या सिंबल बनाएंगे आप लोग। कल आपने देखा हुआ है, बताइए मुझे। और इसका क्या सिंबल बनाएंगे, क्योंकि Q4 से Q5 तक का ही डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। तो R अगर मैंने इसको लिया हुआ है तो R इसको भी ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस डायरेक्शन का क्या सिंबल रहेगा, आपको ध्यान होगा मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट में पहले लेना है जिसकी ओर इंडिकेशन हो रहा होगा। तो ये एरो किसकी तरफ इंडिकेट करता है, Q5 की तरफ, तो हमने यहां 5 लिख दिया। किधर से आ रहा है, 4 की तरफ से, तो 4 लिख दिया। इस पे हमने वेक्टर लगा दिया बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। इसका क्या सिंबल रहेगा, इसका सिंबल रहेगा ये किसकी ओर इंडिकेट करता है। देन यू आर सीइंग दैट दिस इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स 4, Q4 4 की तरफ इंडिकेट करता है, इसलिए हमने पहले 4 लिखा। और कहां से स्टार्ट हो रहा है, 5 से स्टार्ट होकर इधर आया हुआ है तो हमने इसको 5 लिख दिया, यहां वेक्टर का साइन लगा दिया। बस आप याद करें, कल भी मैंने आपको बताया था कि जो मैं पहले लिखूंगा उसके लिए मैं क्या यूज करता हूं, टुवर्ड्स की ओर, और जो मैं बाद में यूज करता हूं उसके लिए मैं लिखता हूं फ्रॉम, से। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं ये वाले सिंबल्स यूज करता हूं। ओके, फोर्स के बारे में मुझे बता दीजिए, बस फिर हम अगले आर्टिकल में चलते हैं। बिकॉज दे आर पॉजिटिव चार्जेस, बोथ आर द पॉजिटिव चार्जेस, तो वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ऑब्वियसली अगर वो प्रतिकर्षित करते हैं तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा बाहर की तरफ ऐसा, और ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा ऐसा बाहर की तरफ। इस फोर्स का सिंबल क्या रहेगा, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो वी हैव टू पुट एन एरो। इस फोर्स का सिंबल क्या रहेगा, इसके ऊपर भी मैंने एरो बना दिया। सिंबल इसका देखना है। फोर्स के लिए हमने आपको बताया था, फोर्स के लिए कि F के साथ अगर 1 और 2 ऐसे लगा हुआ है तो सबसे पहले मुझे लिखना है ऑन, कि जिस पर फोर्स लग रहा है उसका नंबर पहले आएगा, और
जिसके द्वारा लगाया जा रहा है या जो फोर्स लगा रहा है इसको हम बाद में लिख देंगे, बड़ा आसान है ये तो इसको देखिए, बताइए मुझे ये किस पर फोर्स लग रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये Q5 पर लग रहा है, तो जिस पर लगेगा उसको हम पहले लिखेंगे। Q5 पर लग रहा है तो 5 को पहले लिखेंगे, 4 लगा रहा है तो 4 को बाद में लिख देंगे। दिस विल बी द सिंबल ऑफ दिस फोर्स। ओके, इस फोर्स का सिंबल क्या होगा? ये फोर्स फिर से देखेंगे किस पर लग रहा है। ये फोर्स Q4 पर लग रहा है। अगर Q4 पर लग रहा है तो F4 किसके द्वारा लगाया जा रहा है? Q5 के द्वारा लगाया जा रहा है, तो 5 यहां पर लिख दिया। कैसे पढ़ेंगे? फोर्स ऑन Q4 ड्यू टू Q5, फोर्स ऑन 5 बाई 4। ये डिस्प्लेसमेंट के सिंबल्स और ये फोर्स के सिंबल्स। आई होप कि कल भी हमने बताया था, आज फिर से एक बार मैंने बताया है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर कल मिस भी हो गया होगा तो आज आप देख सकते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूं अब। ओके, आज हम चलेंगे अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। इस लेसन का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है जो काफी इंपॉर्टेंस रखता है, और उस आर्टिकल का नाम है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है और इसमें क्या हमको पढ़ने को मिलेगा, इसको हम लोग देखेंगे। इसके लिए मैं आपको एक चीज पहले बता देना चाहता हूं, आप ध्यान से देखें, इसके बाद हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर आते हैं। जो कूलॉम फोर्स होता है, कूलॉम बल जो होता है, जिसके बारे में हमने कल उसके वेक्टर फॉर्म को पढ़ा था, और उससे पिछले लेक्चर में हमने उसके मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ा हुआ था, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमने देखी हुई थी। तो कूलॉम फोर्स में आप देखें कि ये फोर्स बहुत सारे तरह के लॉज को फॉलो करता है, बहुत तरह के नियमों को ये पालन करता है, नियमों का। उनमें से एक नियम, एक सिद्धांत अध्यारोपण का सिद्धांत भी है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इस लेसन के मुताबिक। इसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। सपोज दैट ये मेरे पास एक चार्ज है, यहां पर मैंने चार्ज ले लिया Q4 एंड दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। ये मैंने चार्ज ले लिया Q5, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और ये इस पर नेगेटिव मान लीजिए, कैसा भी मान लीजिए, वो तो फोर्स या तो रिपल्सन हो जाएगा नेचर के मुताबिक, और या तो अट्रैक्शन हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। ये भी मान लेते हैं कि Q4 Q5 को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव है, आप जानते हैं, और अट्रैक्शन के लिए ये ऐसे इसको अपनी ओर खींचेगा, Q4 Q5 को अपनी ओर ऐसा खींचेगा। मान लेते हैं कि ये इसको 10 न्यूटन फोर्स से खींच रहा है। ओके, तो ये चार्ज इस चार्ज को 10 न्यूटन फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है। अब अगर मैं इन दोनों चार्जेस के आसपास यहां पर एक चार्ज और भी रख देता हूं, इस चार्ज का नाम है Q6 एंड सपोज दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव चार्ज, तो अब इन दोनों के बीच के फोर्स के बारे में सोचिए। ये इसको भी अपनी ओर खींचेगा और ये इसको अपनी ओर खींचेगा। अब थोड़ा ध्यान से देखें, एक चीज यहां पर और आपको गौर करनी है, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, या और भी सारे लोग जो भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं वो आप यही बोलते हैं, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। देखिए लैंग्वेज में ध्यान दीजिए, एक बिंदु आवेश यहां पर है, एक बिंदु आवेश यहां पर है, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2, और हम इसकी लैंग्वेज क्या यूज करते हैं, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल।
ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और बच्चे कभी कभी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का क्या मीनिंग है? क्या इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच में यहां फोर्स लगता है कहीं पर, यहां पर? नहीं, ऐसा नहीं। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का मतलब ये नहीं है कि एक आवेश ये है और एक आवेश ये है और इन दोनों के बीच में यहां बल लग रहा है। बीच में तो कोई फोर्स होता ही नहीं। मैं आपको बड़ी सिंपल से एक बात बता दूं कि फोर्स केवल और केवल पार्टिकल पर या मटेरियल पर ही लग सकता है और यहां तो कोई मटेरियल या पार्टिकल नहीं है, तो यहां तो फोर्स ही नहीं होगा। फिर हम क्यों यूज करते हैं कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल? देखिए बड़ी अहम चीज है, मैं फिर से एक बार याद दिला दूं आपको, बता देता हूं, आप इसको अच्छे से तैयार कर लें कि हम सभी एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। लेकिन आप ये मत सोचिए कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का मतलब है कि बल यहां कहीं बीच में होगा। नो, नेवर, हो नहीं सकता कभी। क्योंकि मैंने एक बात और आपको बताई कि बल केवल और केवल मटेरियल या पार्टिकल पर ही लगता है। पार्टिकल भी तो मटेरियल का एक छोटा रिप्रेजेंटेटिव है, तो पार्टिकल पर ही लगता है, मटेरियल पर ही लगता है। अब आप बताइए, यहां पर चार्ज है तो यहां मटेरियल है, यहां चार्ज है तो यहां मटेरियल है, बट देयर इज नो एनी मटेरियल बिटवीन देम। तो उनके बीच में कोई फोर्स नहीं होता। या तो फोर्स इस पे लग रहा है या इस पे लग रहा है, बीच में कोई फोर्स नहीं। तो हम क्यों लैंग्वेज यूज करते हैं कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल? हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये फोर्स म्यूचुअल है, पारस्परिक है। ये इस पर फोर्स लगाता है, ये इस पर फोर्स लगाता है। दो चार्जेस हैं, ये इस पर फोर्स लगाता है, ये इस पर फोर्स लगाता है। इसलिए हम लैंग्वेज यूज करते हैं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। अदरवाइज दो बिंदु आवेशों के बीच में जो जगह है यहां कोई फोर्स नहीं होता। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो ये Q4 और ये Q5, Q4 इस Q5 को 10 न्यूटन फोर्स से अपनी ओर खींचता है और हमने एक चार्ज और यहां रख दिया माइनस का। तो अब Q4 को इसको भी खींचना पड़ रहा है। तो Q4 पहले केवल इसको 10 न्यूटन के फोर्स से खींचता था, लेकिन अब इसके आ जाने से Q4 को इसको भी खींचना पड़ रहा है। 10 न्यूटन से खींचना पड़ रहा है, नहीं खींचना पड़ रहा है मुझे नहीं पता, वो डिपेंड करेगा इनके चार्जेस की क्वांटिटीज पर और इनके बीच के डिस्टेंस पर। बट पहले Q4 केवल Q5 को खींच रहा था और वो मान लिया कि 10 न्यूटन बल से खींच रहा था, लेकिन अब Q4 Q6 को भी खींच रहा है अपनी ओर। अब मुझे बताइए कि पहले इसे सिर्फ इसको खींचना पड़ता था, लेकिन अब ये इसको भी खींच रहा है। तो इस 10 न्यूटन फोर्स पर क्या कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या ये 10 न्यूटन फोर्स जब ये इसको भी खींचने लगेगा तो क्या ये 10 न्यूटन कम हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, या 10 न्यूटन ही रहेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? तो आंसर है कि इस 10 न्यूटन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये बहुत सिंपल है। मैंने कूलॉम फोर्स के पहले लेक्चर में ही बात की थी कि एक चार्ज है वो अपने चारों तरफ अपनी रस्सियां फैलाता है अगल बगल के चार्जेस को फोर्स लगाने के लिए। अब अगर इस चार्ज ने चारों ओर अपनी रस्सियां फैलाई हैं तो ये इसको भी एक रस्सी से खींचता रहेगा और एक रस्सी से वो इसको भी खींचता रहेगा। इसको जिस रस्सी से खींचेगा तो क्या इस रस्सी पर कोई इफेक्ट आएगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसके बाद मैंने एक चार्ज यहां पर रख दिया बाई चांस, और इस चार्ज का नाम मैंने रखा Q7, पॉजिटिव चार्ज। अब ये इस पर क्या करेगा? ये इसी लाइन में ऐसा इसको रिपेल भी करता रहेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। बाई चांस से इसको रिपेल करता रहेगा 5 न्यूटन के फोर्स से। मान लिया कि 5 न्यूटन के फोर्स से रिपेल करेगा। अब इस 10 न्यूटन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आंसर है अब भी इस 10 न्यूटन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस चार्ज ने आसपास के चार्जेस पर फोर्स लगाने के लिए अपनी बहुत सारी रस्सियां भेजी हैं। एक रस्सी से वो इस Q5 को 10 न्यूटन फोर्स लगाकर खींचता भी रहेगा और एक दूसरी रस्सी से इस Q7 को 5 न्यूटन फोर्स लगाकर
पुश भी करता रहेगा, धक्का भी देता रहेगा, तो इस 10 न्यूटन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा इसका क्या मीनिंग निकलता है। इसका ये मीनिंग निकलता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, उनके बीच लगने वाले बल का मीनिंग अभी मैंने आपको बताया। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, उस पर अगर आसपास और भी चार्जेस आ जाते हैं तो उस फोर्स पर उन चार्जेस के आ जाने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपको इसको याद रखना। फिर से, दो बिंदु आवेश अगर हैं, उनके बीच कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, अब उनके आसपास बहुत सारे और भी चार्जेस आ गए, लेकिन हम क्या देखते हैं कि इन दो बिंदु आवेशों के बीच जितना भी बल पहले लग रहा था वो अभी भी लगता रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे यहां पर 10 न्यूटन जो है, ये क्या है, ये दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आसपास अगर कोई और चार्जेस आ जाते हैं तो ये 5 न्यूटन का फोर्स है, ये भी इन दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स है। इस 5 न्यूटन के फोर्स पर इन चार्जेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इन दो बिंदु आवेशों के बीच जितना बल लग रहा होगा वो वैसा ही लगता रहेगा, भले इसके पास ये दो और एक्स्ट्रा चार्जेस यहां पर आ गए। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि अगर किसी जगह स्पेस में दो बिंदु आवेशों के अलावा भी बहुत सारे चार्जेस वहां रखे हुए हैं, तो किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के मान पर अन्य आवेशों की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं किसकी बात कर रहा हूं, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की। तो आप चाहें तो इस इंपॉर्टेंट रूल को आप लिख भी सकते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल पर वहां उपस्थित, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल पर वहां उपस्थित अन्य आवेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, आपको इसको याद रखना। फिर से मैं एक बार पढ़ दूं, कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल पर, मैंने किसकी बात की, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल पर वहां उपस्थित अन्य आवेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब अगर इन दो आवेशों के बीच में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो एक आवेश ये आ जाए उसके आसपास, एक आवेश ये आ जाए उसके आसपास, और इस 10 न्यूटन जो इन दोनों के बीच लग रहा है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये तो बात हो गई दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले फोर्स की। अब अगर मैं बात करूं कि इतने सारे चार्जेस यहां पर रखे हुए हैं, इस एक आवेश पर लगने वाले बल की बात करो, इस एक चार्ज पर लगने वाले फोर्स के बारे में बताइए। तो इस एक चार्ज पर लगने वाले फोर्स पर जो अन्य इसके आसपास चार्जेस होंगे उनका इफेक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, थोड़ा गौर से देखें। पहले इस चार्ज पर, सबसे पहले याद करें, इस चार्ज पर केवल ये चार्ज फोर्स लगा रहा था। कितना लगा रहा था, किधर किधर लगा रहा था, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये अपनी तरफ ऐसे लगा रहा था। और कितना, 10 न्यूटन, क्योंकि ये इस पर 10 न्यूटन लगा रहा था, तो ये इस पर भी 10 न्यूटन लगाएगा। इस फोर्स का नाम क्या होगा बता सकते हैं? ये किस पर लग रहा है, 4 पर। कौन लगा रहा था, 5। तो इस फोर्स का नाम है Q ऑन फोर्स ऑन 4/5। ये 10 न्यूटन का फोर्स है। आप
डायरेक्शन सही है तो हमने वेक्टर लगा दिया इसके ऊपर। ओके, अब इसी चार्ज पर Q7 भी तो फोर्स लगा रहा था, कितना 5 न्यूटन, किधर की तरफ, क्योंकि ये और ये दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए ये रिपेल करेगा इसको। कितना फोर्स, अगर ये 5 न्यूटन से इसको धक्का दे रहा था तो ये 5 न्यूटन से इसको भी पुश कर रहा होगा, 5 न्यूटन यहां लगेगा। इस 5 न्यूटन का नाम क्या होगा, ये भी फोर्स 4 पर लग रहा है, 7 लगा रहा है इसका, तो फोर्स ऑन 4/7 ये फोर्स लगने लगा इस पर। तो इस पर देखिए कितने फोर्स लगने लगे, इस पर एक फोर्स ये 10 न्यूटन लग रहा है इधर की तरफ, इस पर ये 5 न्यूटन लग रहा है इधर की तरफ, और अगर ये चार्ज है तो ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये नेगेटिव है ये इस तरफ लगाएगा। इस फोर्स का नाम बताइए, इस फोर्स का नाम किस पर लग रहा है, 4 पर लग रहा है, कौन लगा रहा है 6, तो फोर्स ऑन 4/6। तो अगर हम किसी स्पेस पे रखें, एक चार्ज के आसपास बहुत सारे चार्ज रखे हैं और हम केवल एक सिंगल चार्ज पर लगने वाले फोर्स की बात करें, पहले मैंने किस पर बात की थी, 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल की बात की थी, 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल की बात की थी। अब मैं बात कर रहा हूं एक बिंदु आवेश पर लगने वाले बल की, एक बिंदु आवेश पर लगने वाले बल की मैं बात कर रहा हूं, तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा, क्या आसपास जो चार्जेस उपस्थित है उनका इफेक्ट पड़ेगा, आंसर यस, उसका इफेक्ट पड़ेगा। आसपास जो चार्जेस हैं उनका बेशक एक बिंदु आवेश पर लगने वाले बल पर प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं इस चार्ज पर फिलहाल इस फिगर के मुताबिक 3 फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। एक फोर्स ये F on 4/5, एक ये 5 न्यूटन F on 4/7, एक इसी पर लग रहा है ये वाला फोर्स F on 4/6। आप देखें सारे फोर्सेस 4 पर ही लग रहे हैं, सब ऑन में 4 ही लिखा हुआ है। तो एक सिंगल चार्ज पर लगने वाले फोर्स का मान कितना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बड़ी सिंपल सी चीज है कि हम इस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे उन सब का वेक्टर सम ले लेंगे। वेक्टर सम यानी कि सदिश योग ले लेंगे, सदिश योग। मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल पर वहां उपस्थित अन्य आवेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन एक बिंदु आवेश की अगर मैं बात करूं तो आसपास उपस्थित आवेशों का इस एक चार्ज पर लगने वाले फोर्स पर इफेक्ट पड़ता है। और इस एक सिंगल चार्ज पर लगने वाला फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो एक सिंगल चार्ज पर लगने वाला फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे, उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे सभी बलों का सदिश योग कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे सभी बलों का। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको साफ कर देता हूं कि किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल पर वहां उपस्थित अन्य आवेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी एक सिंगल चार्ज पर लगने वाले बल की मैं बात करूंगा तो उस पर बेशक अन्य आवेश जो उसके आसपास मौजूद होंगे उनका बेशक इफेक्ट पड़ जाएगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा, अभी मैंने आपको लैंग्वेज बताई कि एक सिंगल चार्ज पर लगने वाला जो बल होगा वो आसपास उपस्थित सभी आवेशों की वजह से उस पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होगा। अब मैं इसको हटा देता हूं और लिखते हैं, इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं इसी को। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होगा, किसी एक सिंगल चार्ज पर लगने वाला विद्युत बल उसके आसपास उपस्थित अन्य आवेशों के द्वारा उस पर लगने वाले विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। बस यही लैंग्वेज हमको लिख देनी है, तो लिख देते हैं, किसी एक बिंदु आवेश, किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाला
विद्युत बल, किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाला विद्युत बल उस बिंदु आवेश के आसपास उपस्थित, उस बिंदु आवेश के आसपास उपस्थित अन्य आवेशों के द्वारा उस पर लगाए गए विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। फिर से एक बार देखें, किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, एक बिंदु आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, और इससे पहले हमने जो लिखा था वो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल को लिखा था। किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाला विद्युत बल उस बिंदु आवेश के आसपास उपस्थित अन्य आवेशों के द्वारा उस पर लगाए गए विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसको हम चाहें तो मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक बिंदु आवेश पर लगने वाले विद्युत बल की। इस फिगर के मुताबिक मैंने 4 चार्ज पर लगने वाले बल की बात की है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं फोर्स ऑन 4, चार्ज नंबर 4, क्योंकि मैं केवल सिंगल चार्ज पर लगने वाले फोर्स की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं इसके बाद वाला नंबर नहीं लिख रहा हूं। ये बिंदु आवेश 4 पर लगने वाला कुल बल है, कुल बल, इसलिए बगल में मैं नहीं लिख रहा हूं किसके द्वारा लग रहा है, क्योंकि सबके द्वारा लग रहा होगा। तो टोटल फोर्स ऑन चार्ज नंबर 4 विल बी इक्वल टू, अब चार्ज नंबर 4 पर टोटल बल अगर आपको निकालना है तो ये देखें कि चार्ज नंबर 4 पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है और कितना कितना लगा रहा है। इस चार्ज नंबर 4 पर 5 लगा रहा है, कितना लगा रहा है, F4 5, तो फोर्स ऑन 4/5, चार्ज पर लगने वाला फोर्स 5 के द्वारा, प्लस वेक्टर हमने लिया, प्लस इस 4 पर और कौन फोर्स लगा रहा है, 6 नंबर चार्ज भी फोर्स लगा रहा है, कितना, F4 6, तो हम इसको भी ले लेंगे, F4 6 वेक्टर, प्लस 4 नंबर चार्ज पे और किसका फोर्स लग रहा है, तो 4 नंबर चार्ज पे 7 नंबर चार्ज का भी फोर्स लग रहा है, F4 7, तो F4 7। अगर और भी चार्जेस यहां पर इसके आसपास प्रेजेंट होते तो उनके भी फोर्सेस लगते, इसलिए एंड सो ऑन कर देंगे हम इसको। आप ध्यान से देखें ये क्या दर्शाता है हमको, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है टोटल फोर्स ऑन चार्ज 4 या चार्ज Q4 पर लगने वाला टोटल फोर्स। ये क्या है, ये भी फोर्स ऑन 4/5, Q5 के द्वारा Q4 पर लगने वाला इतना फोर्स है, Q6 के द्वारा Q4 पर लगने वाला इतना फोर्स है, Q7 के द्वारा Q4 पर लगने वाला इतना फोर्स है। अगर और भी चार्जेस होते तो उनके द्वारा भी 4 पर लगता, उनको भी हम ले लेते। तो अगर आप 4 पर लगने वाला टोटल फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 4 पर ही आप हर जगह देखें, 4 पर ही लगने वाला मैंने बल लिया है। आसपास जितने भी चार्जेस थे सबके द्वारा 4 पर लगने वाले फोर्स लिए और सबका योग कर दिया। कौन सा योग, आप देखें वेक्टर योग किया मैंने, सदिश योग कर लिया। अब ये सब वेक्टर सम हैं, तो कल हमने पिछले लेक्चर में हमने आपको इनके फॉर्मूला बताए हुए थे, आप वो वाले फॉर्मूला यूज कर सकते हैं।
कुछ फॉर्मेट्स बताई थी वेक्टर फॉर्म की, हम वो वेक्टर फॉर्म के फॉर्मेट्स यूज कर सकते हैं। क्या फॉर्मेट्स होगी उसके मुताबिक आप मुझे इसका बताइए। याद करें, मैं आपको ध्यान दिलाता हूं, एक फॉर्मेट को जो आपने बनाई थी, आपने F12 की एक फॉर्मेट बनाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 मॉडुलस क्यूब इंटू वेक्टर R12। फुल वेक्टर की टर्म में एक ये फॉर्मेट आई हुई थी। याद करें, आप पीछे देख भी सकते हैं अपनी कॉपीज पर, और यहां से भी आप देखिए कि ये फॉर्मेट एक निकल करके आई थी फुल वेक्टर के टर्म्स में। इस फॉर्मेट का हम यहां पर यूज करेंगे। F4 5, 4 और 5 के बीच का फोर्स लेना है मुझे, यानी कि 4 पर लगने वाला 5 के द्वारा। तो क्या यूज होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मीडियम है तो आप के भी यूज कर सकते हैं, तो यहां पर हम के भी यूज कर लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। और एक चीज देखिए, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के सब में आएगा, तो हम इसको पहले ही कॉमन कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाहर कर दिया। अब इसकी वैल्यू क्या बचेगी, देखिए इसकी वैल्यू बचेगी Q4 इंटू Q5 अपॉन R4/5 मैग्नीट्यूड और क्यूब इंटू वेक्टर R4/5 प्लस, अब फोर्स ऑन 4/6 लेना है। इसकी क्या वैल्यू होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऑलरेडी कॉमन हो चुका है। बाकी बची हुई वैल्यूज को लिखिए, तो बाकी बची हुई वैल्यूज में Q4 इंटू Q6 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R4/6 क्यूब इंटू वेक्टर R4/6 प्लस, अब फोर्स ऑन 4/7, उसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाहर कॉमन हो चुका है, बाकी बचा हुआ पोर्शन आपको लिखना है Q4 इंटू Q7 अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर R4/7 क्यूब इंटू वेक्टर R4/7 प्लस एंड सो ऑन, क्योंकि हम बहुत सारे चार्जेस को लेकर के इसको यूज कर रहे हैं। तो ये एक फॉर्मूला बना, आप देख सकते हैं, फोर्स ऑन 4 टोटल फोर्स ऑन Q4, ये टोटल फोर्स का सिंबल है और ये उसका फॉर्मूला बना। क्या मैंने किया, यहां पर किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाला विद्युत बल उस बिंदु आवेश के आसपास उपस्थित अन्य आवेशों के द्वारा उस पर लगाए गए विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है, वेक्टर सम के इक्वल होता है, वेक्टर सम के इक्वल होता है। मैंने वेक्टर सम किया, और वेक्टर सम के लिए मैंने कूलॉम फोर्स का जो वेक्टर फॉर्मेट पढ़े हुए थे उनमें से एक फॉर्मेट का यूज किया। अब आप देख सकते हैं हर जगह पर फोर्स ऑन 4/5 ही है, 5 है यहां पर, मतलब हर जगह पर फोर्स ऑन 4 है, बाई ऑल अदर चार्जेस अराउंड इट। फोर्स ऑन 4/6, फोर्स ऑन 4/7, इस तरह से केवल इस सिंगल चार्ज पर लगने वाले फोर्स को हमने कैलकुलेट किया। सो दिस वाज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और इससे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि कूलॉम फोर्स जो होता है वो बहुत तरह के लॉज को ओबे करता है, उसमें से एक लॉ ये भी है अध्यारोपण का सिद्धांत। आप इसको पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से तैयार करिए। मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि मैंने आज किसके बारे में बात किया, मैंने आज बात किया अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में। और क्या देखा हमने कि अगर स्पेस में किसी भी स्थान पर, स्पेस में किसी भी स्थान पर अगर एक से ज्यादा चार्जेस रखे हुए हैं तो उनमें से किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले फोर्स पर, किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले फोर्स का मतलब क्या है, ये भी हमने देखा। तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले फोर्स पर अन्य आवेशों का क्या इफेक्ट आता है, हमने देखा कि कोई इफेक्ट नहीं आता।
लेकिन अगर स्पेस में बहुत सारे चार्ज एक दूसरे के आसपास रखे हैं और हम उनमें से किसी एक चार्ज पर लगने वाले फोर्स की बात करें तो उसके आसपास उपस्थित अन्य आवेशों का बेशक उस पर इफेक्ट पड़ता है। क्या इफेक्ट होता है? तो हमने क्या देखा कि किसी एक सिंगल चार्ज पर लगने वाला फोर्स जो होगा उसके आसपास उपस्थित अन्य आवेशों के द्वारा उस पर लगाए गए फोर्सेस इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा, सदिश योग के बराबर होगा। और इस तरह से यह अध्यारोपण का सिद्धांत आया, ये उसका फॉर्मुलेशन मैंने कर दिया। सो दिस वाज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो कि कूलॉम्स लॉ फॉलो करता है। और आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तक ही रखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।